everyone. Today we'll study a lesson in English of class 9th from Moments book The Lost Child, and it is written by Mulk Raz Anand. So the Lost Child. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair, and he had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. So this story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. So here you can see a child goes to a fair with his parents, and he is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them from him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? ये जो स्टोरी है बेटा, ये एक छोटे से बच्चे के ऊपर है जो फेयर के अंदर जाता है अपनी पेरेंट्स के साथ. वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और उसे फेयर के अंदर बहुत सारे स्वीट्स चाहिए हैं, टॉयज़ चाहिए होते हैं जो वहाँ पर होते हैं. लेकिन क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे वो चीज़ें खरीद कर नहीं देते हैं. बट आखिर में ऐसा क्या होता है कि जब कोई उसे वही सारी चीज़ें ऑफर करता है तो वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को लेने से मना कर देता है. कि वो छोटा सा बच्चा जिसे उस मेले के अंदर वो टॉयज़, वो स्वीट्स, वो सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन ऐसा लास्ट में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें वो बच्चा लेने से मना कर देता है जब वो कोई उसे समवन जब उसे उन चीज़ों के लिए ऑफर करता है. तो ये आपकी स्टोरी है. एंड विद दिस बैकग्राउंड लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes, alley emerged a gaily clad humanity. So यहाँ बताया गया है कि ये स्प्रिंग का सीजन था और जो वहाँ के लोग थे वो क्या कर रहे थे. They are coming out of their houses in colorful attire and walked towards the fair. So here you can see wintry shades. Wintry shades, narrow lanes. Narrow lanes means narrow streets, narrow way. Okay, alley. Alley means narrow way. Emerge means come out. And galley means happily. And clad humanity. Clad means wearing. And humanity means mankind. So इस लाइन का मतलब क्या है कि the people of the villages are coming out from their houses in colorful attires through narrow lanes, narrow way. कि जो ये स्प्रिंग का सीजन था तो वहाँ पे जो वहाँ के लोग थे वो कलरफुल ड्रेसेस पहनकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने तंग गलियों से, तंग रास्तों से, अपने घरों से बाहर निकलकर किसकी तरफ जा रहे थे, मेले की तरफ जा रहे थे. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bull carts. अब यहाँ पे लोगों के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग तो चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर सवार हो रखे थे, घोड़े पर बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोगों ने बैम्बू पकड़े हुए थे अपने हाथों में, और कुछ बुल कार्ट्स यानी कि गाड़ियों में सवार थे, बैलगाड़ियों को चला रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming over means filled with. Laughter यानी कि हंसी से. So यहाँ इन लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का कि वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा खुश था. एक छोटा सा बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मेले में जाना चाहता था. तो उसे ये वेट नहीं हो पा रहा था, वो रुक नहीं पा रहा था, अपने आप को रोक नहीं पा रहा था. तो वो अपने फादर के लेग्स के बीच में से भागकर निकलता है. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind.
fascinated by the toys in the shops that lined the way. Lagged behind means stay behind, and fascinated here means attracted. ओके, तो जैसे ही वो बच्चा अपने फादर के लेग्स के बीच में से निकलकर भागता है, तभी उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं कि बच्चे इधर आ जाओ, क्योंकि वो बच्चा जो है वो वहाँ पर लगे हुए जो भी खिलौने थे उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. Hurried. Hurried mean fasten. Fasten मतलब जल्दी करना, जल्दी से तेजी से वो भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है. उसके जो फीट हैं, उसके जो पैर हैं, पैर क्या कर रहे हैं भी, पैर ओबीडियंट है, वो उनके पेरेंट्स का कहना मानना चाहते हैं, वो आगे चलना चाहते हैं. लेकिन जो आईज हैं, आईज क्या कर रही हैं, जो रिसीडिंग टॉयज हैं, जो लेफ्ट बिहाइंड मीन्स जो पीछे छूटने वाले जो जितने भी टॉयज हैं, लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स उन पर टिके रहना. उसकी आंखें अभी भी जो पीछे छूटने वाले जो टॉयज हैं उनके ऊपर टिकी हुई हैं. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. He could not suppress. Suppress means overpower, यानी कि दबा पाना. वो अपने मन की जो डिज़ायर्स हैं उनको दबा नहीं पाता है, उन्हें अपने मन में ही नहीं रख पाता वो. और यहाँ तक कि वो बिल्कुल जानता था अच्छे से कि द ओल्ड कोल्ड स्टेयर. स्टेयर मीन्स अ फिक्स्ड लुक, रिफ्यूज़ल मीन्स डिनाइल. कि उसे अच्छे से पता था कि जिस तरीके से उसके पेरेंट्स उसकी तरफ, उसकी आंखों की तरफ, उसकी तरफ एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं, उसे घूर रहे हैं, तो उनकी आंखों में साफ साफ उनका इनकार झलक रहा था कि वो उसे वो चीज़ें नहीं दिलाएंगे. आई वॉन्ट द टॉय ही प्लेडेड. प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे. टायरेंट्स का मतलब होता है क्रूल. फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स वेल नोन. जैसे उसके फादर नॉर्मली उसे देखा करते, उसे डराने के लिए जो अपनी लाल लाल आंखें निकाला करते थे, तो उसी तरह से अपनी लाल आंख निकालकर उन्होंने उस बच्चे को डराया. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold said, "Look, child, what is before you." अब फादर का तो कैसा नेचर था, टायरेंट नेचर था, थोड़े क्रूल थे उसके फादर. लेकिन उसकी माँ बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी. तो उसकी माँ ने जब ये देखा कि भाई छोटे से बच्चे को धमकाया जा रहा है, उसके फादर उसे डरा रहे हैं, तो उसके अपने बच्चे को उसने क्या किया, शी ट्राइड टू पैसिफाइड हिम. और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो अपनी उंगली उस बच्चे को क्या करती है, अपनी उंगली उस बच्चे को पकड़ा देती है और उसे क्या कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. कि बेटे आगे देखो, आगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तुम्हारे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं. सो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इनलैंड. अभी जो फ्लावर्स का जो खेत था, जो मस्टर्ड फील्ड है, उसके बारे में बताया गया है कि एक सरसों के खेत के जो कि पीले पीले फूलों से भरा हुआ था, उसके आसपास से उसके पेरेंट्स वहाँ से गुजरे, तो वहाँ इसकी ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि जो खेत था वो पीले सरसों के पीले फूलों से भरा हुआ था और दूर दूर तक ऐसा लगता था जैसे कि पिघला हुआ जो सोना होता है, मेल्टिंग गोल्ड, जो पिघला हुआ सोना होता है, उसकी तरह ये क्या है, ये पूरे दूरों तक जो है यहाँ पर एक सरसों की पीली, एक हम ये मानकर चल सकते हैं जैसे कि सोने की तरह एक पीली चादर पूरी जमीन पर बिछी हुई थी. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings
intercepting the flight of a lone black bee or butterfly। कि जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो छोटे से बच्चे को एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप किसका दिखता है, ड्रैगन फ्लाइज का, बड़ी बड़ी जो मक्खियाँ होती हैं उनका। और वो क्या कर रही होती है, वो अपने चमकीले गॉडी मीन्स शाइनी, जो उसके जो पर्पल विंग्स हैं उनके, उनको लेकर वो हलचल कर रही हैं, वो मूवमेंट्स कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्या कर रही हैं, वो एक लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई जो कि स्वीटनेस के लिए, जो फ्लावर से स्वीटनेस लेने के लिए वहाँ पर आई हुई थी, उनका क्या कर रही हैं, उनका वो रास्ता काट रही हैं। लाइक ऐसे होता है ना, जैसे ऐसे एक ग्रुप होता है ड्रैगन फ्लाइज का, और यहाँ से मान लीजिए एक ब्लैक बी या फिर एक बटरफ्लाइज जो जाना चाहते हैं, तो उनका जैसे कि इन्होंने रास्ता रोक कर रखा हुआ है, इन्हें ना इस तरफ जाने दे रहे हैं ना इस तरफ जाने दे रहे हैं। तो इस तरह की मोमेंट्स वो वहाँ पे कर रही थी। तो छोटा सा बच्चा उन्हीं की तरफ अपनी नज़रें गड़ाए हुए था, उन्हीं की तरफ देख रहा था। So the child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चा एयर के अंदर उनके ऊपर गेज मतलब लुक फिक्सली उन्हीं की तरफ देखता रहा, ठीक है। और वो क्या करता है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब उनमें से एक जो है अपने पंखों को नीचे करके जब वो नीचे बैठने लगती है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। सो हियर फ्लटरिंग मीन्स होता है, फ्लटरिंग मीन्स मूविंग, फड़फड़ाना, जो पंखों की जो फड़फड़ाने की आवाज़ होती है। तो जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो छोटा बच्चा, तो वो अपने पंखों को फड़फड़ा कर हवा में उड़ जाती है। जब बस वो उसे पकड़ने ही वाला होता है तभी देन हिज मदर गिव अ कॉशनरी कॉल। कॉशनरी कॉल मीन्स वार्निंग कॉल, कि उसको चेताते हुए, से सावधान करते हुए उसे आवाज़ देती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कि बच्चे इधर आ जाओ, इधर फुटपाथ पर आ जाओ। क्योंकि उसके पेरेंट्स कहाँ खड़े हुए थे, उसके पेरेंट्स फुटपाथ पर खड़े हुए थे। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. So here galley means happily, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ दूर तक खुशी खुशी चलता है, उनके साथ थोड़ी ही देर तक वो चलता है। वॉक abreast of them means उनके साथ साथ। Being however soon left behind, लेकिन जल्दी ही वो फिर से उनसे पीछे रह जाता है। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। इस बार वो किससे अट्रैक्ट हो जाता है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट से, छोटे छोटे वर्म्स से, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। टीमिंग का मतलब होता है प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। तो वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स हैं वो फुटपाथ की तरफ से निकले हुए थे, और वो किस लिए, वो अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सनशाइन को एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा उन इंसेक्ट्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है। यानी ये इसके रास्ते में चाहे वो कितनी भी चीज़ें आए, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, चाहे वो कैसी भी चीज़ आए, ये बच्चा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। So come child come, his parents called him from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। He ran towards them। जैसे ही वो बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उनको देखने लग जाता है खड़े होकर, तो तभी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो, ग्रो मीन्स अ गार्डन, ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो पेड़ों की छांव में खड़े होकर वो उसे आवाज़ देते हैं, जहाँ पर वो एक वेल के एज पर, किनारे पर बैठे हुए होते हैं, और वहाँ से वो अपने बेटे को आवाज़ देते हैं कि ही रन टुवर्ड्स देम, और फिर वो उनकी तरफ दौड़कर चला जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही वो बच्चा उस गार्डन में उन पेड़ों की छाँव के नीचे पहुँचता है, तभी क्या होता है कि शावर मीन फॉलिंग, बौछार, जो छोटी छोटी जो पत्ते होते हैं, जो नए फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं, वो उनकी एक बौछार सी होने लग जाती हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और उसका ध्यान फिर उन गिरने वाले छोटे छोटे फ्लावर्स के ऊपर ही पड़ जाता है, और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है।
He began to gather the raining petals in his hands, but lo, he heard the cooing of doves. कि जैसे ही वो उन ग्रोव के नीचे पहुंचा तो उसे उसके ऊपर जो यंग फ्लावर्स होते हैं उनकी बौछार होने लग जाती हैं और वो वहाँ पहुँचकर अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। वो उन गिरने वाले जो पेटल्स हैं उनको वो कलेक्ट करने लग जाता है, अपने हाथों में पकड़ने लग जाता है। पर जैसे ही वो उनको कलेक्ट करने लगता है तभी उसे किसकी आवाज़ सुनाई देती है? उसे डव की आवाज़ सुनाई देती है। डव होता है ये टाइप ऑफ अ पीजन, ठीक है। तो जब उसे डव की आवाज़ सुनाई देती है तो ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ कर जाता है। द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और जब वो अपने पेरेंट्स को ये इंडिकेट करता है, उनकी तरफ इशारे करता है कि देखो डव, तो वो ये भूल जाता है छोटा सा बच्चा कि उसने हाथ में जो पीटल्स पकड़े हुए थे तो वो अपने हाथों से उनको नीचे गिरा देता है। कम चाइल्ड कम, they called to the child who had now gone running and wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. कि जब वो अपने हाथों से उन पिटल्स को गिरा देता है तो उसके पेरेंट्स उसको फिर से आवाज़ देते हैं कि बेटा इधर आ जाओ। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. कैपर्स का मतलब होता है शॉर्ट जंप और डांसिंग मूवमेंट जो हम करते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपर्स। तो वो बच्चा जब बेनियन ट्री के चारों ओर वो घूम रहा है, वाइंडिंग मीन्स जो वो मूवमेंट, जो कर्व मूवमेंट वो कर रहा है, वहाँ पे उसका चक्कर लगा रहा है, उछल कूद कर रहा है, वो डांसिंग मूवमेंट कर रहा है। तो उसको वो आवाज़ देते हैं बेटा इधर आ जाओ। और उसके बाद वो एक तंग रास्ता, एक चौड़ा फुटपाथ का जो कर्व्ड होता है, वाइंडिंग मीन्स कर्व्ड जो रास्ता है, उसको वो पकड़ लेते हैं जो उसे कहाँ लेकर जाएगा? वो उन्हें मस्टर्ड फील्ड से होते हुए फेयर की तरफ लेकर जाएगा। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. So here throngs का मतलब है यहाँ पे crowd, conversing means meeting, and whirlpool mean center। कि जैसे ही बच्चा एज द नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के नज़दीक होते हैं तो बच्चे को बहुत सारे फुटपाथ दिखाई देते हैं। फुटपाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग क्या होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Repelled means driving away. Fascinated means attracted. कि जैसे ही वो उस मेले के अंदर पहुंचते हैं तो वो एकदम से क्या हो जाता है, एकदम से वो उसको पीछे से धक्का लगता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि इस छोटे से बच्चे ने, उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतनी भीड़ नहीं देखी थी और एक अलग से वर्ल्ड के अंदर वो एंटर करने जा रहा था जिसके अंदर बहुत सारी भीड़ थी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, दूसरे को धक्का दे रहे थे। तो ऐसे वर्ल्ड के अंदर उसने कभी भी एंटर उसने नहीं किया था। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. जैसे ही वो मेले में एंट्री करते हैं, मेले के अंदर एक हलवाई जोर जोर से आवाज़ दे रहा था कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो। और उसके काउंटर के आसपास लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस पर बहुत सुंदर सुंदर कलर्ड स्वीट्स लगाई गई थी जिन्हें के गोल्ड और सिल्वर के साथ डेकोरेट किया गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन्ड आइड, हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। बच्चे की आंखें इतनी सारी स्वीट्स देखकर खुली की खुली रह गई और उसके मुंह में बर्फ़ी को लेकर पानी आ गया, बिकॉज जो ये बर्फ़ी थी इट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, ये उसकी फेवरेट मिठाई थी। सो ही स्लोली मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी।
सो वो धीरे धीरे बड़बड़ाया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded. Begged means requested और heeded means paid attention. कि उसे ये अच्छे से पता था कि अगर वो ये रिक्वेस्ट करता है तो उसकी इस रिक्वेस्ट की तरफ, प्ली मतलब उसकी रिक्वेस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा. सो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे? उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि वो डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर. ग्रीडी मीन्स डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर, कि उसका जो बच्चा है वो कैसा है कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, क्योंकि उसे अच्छे से इस आंसर का पता था जो उसके पेरेंट्स देने वाले थे. तो बिना कोई आंसर लिए वो आगे बढ़ता गया, आगे चलता गया. ए फ्लावर सेलर हॉक्ड a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. अब जब वो थोड़ी आगे जाता है तो एक फ्लावर सेलर, एक फ्लावर बेचने वाला जोर जोर से आवाज़ दे रहा होता है कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो. और ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा ग्रेटली अट्रैक्टेड, स्टेबली मीन्स ग्रेटली अट्रैक्टेड, वो बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उस गुलमोहर की माला की तरफ. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. फिर वो उस टोकरी के पास जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था उसके पास जाता है और धीरे धीरे बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. लेकिन वो अच्छे तरह से ये बात जानता था कि उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे, उसे वो फूल खरीद कर नहीं देंगे. क्योंकि वो क्या कहेंगे उसे? क्योंकि वो उसे ये कहेंगे कि ये जो फ्लावर्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा चीप हैं, बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म के हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसीलिए बिना कोई आंसर लिए वो फिर से आगे बढ़ता गया. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. थोड़ी दूर जब वो आगे जाता है तो उसे एक आदमी खड़ा मिलता है जो कि एक पोल लेकर खड़ा हुआ है जिसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बैलून्स हवा में लगे हुए हैं, उसने टांगे हुए हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल. अब बच्चा अब की बार भी इन बैलून्स की जो ग्लोरी है, जो उनकी शाइन है, जो उनकी रेनबो ग्लोरी है, उसकी जो शाइन है, उनसे, उनके सिल्कन कलर्स से, सॉफ्ट कलर्स से वो क्या हो जाता है? वो अट्रैक्ट हो जाता है. और उसकी जो डिज़ायर है, ओवरवेलमिंग डिज़ायर मीन एक्सेसिव, जो उसकी डिज़ायर है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी कि भाई ये सारे तो उसके पास होने चाहिए, तो उसको लेकर ये बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. बट ही विल वेल न्यू his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अब की बार भी अगर उसने इन चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की कि मुझे बैलून्स चाहिए तो उसके पेरेंट्स फिर से यही कहेंगे कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आप तो खिलौनों के साथ खेलने के लायक ही नहीं हो, अब तो खिलौनों के साथ खेल ही नहीं सकते हो. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. इसीलिए वो आगे बढ़ते गया, उसने कोई आंसर नहीं लिया, उसने कुछ नहीं पूछा. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. कि थोड़ी दूर जब वो आगे जाता है तो एक स्नेक चार्मर, चार्मर मीन्स वंस हु प्लेज विद स्नेक, जिसे हम कहते हैं सपेरा, ठीक है. सो विच कोइल्ड, कोइल्ड मीन क्या होता है? रिगल, कुंडली मारना, जैसे सांप जो ऐसे ऐसे कुंडली मार के ऐसे बैठा रहता है, दैट इज कॉल्ड कोइल्ड. ओके. तो वो जब आगे की तरफ जाता है तो उसे एक सपेरा दिखाई देता है जो कि अपनी फ्लूट बजा रहा था, जिसकी बास्केट के अंदर एक सांप बैठा हुआ था कुंडली मारकर. इट्स हैड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वेन. और उसने अपना जो हेड है, अपना जो सर है, उसने इतने शानदार तरीके से निकाला हुआ था जैसे कि नेक होती है स्वेन की. While the music stole into invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall.
और उसका जो म्यूज़िक था वो उसके ईयर्स में, इनविजिबल मीन्स नॉट सीन बाय आईज, जो उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, कभी अपने कानों से नहीं सुना था, इतना मधुर उसे उस फ्लूट की आवाज़ लग रही थी, उसके कानों को लग रही थी, जैसे कि एक जो इनविजिबल वाटरफॉल है जो कि कभी नहीं देखा है ऐसा झरना, उसका जो पानी का जो साउंड होता है, जैसे कि एक झरना बहता है, उसका पानी बहता है, उस टाइम जो सॉफ्ट आवाज़ जो साउंड होता है, ऐसी आवाज़ उस बच्चे को उस फ्लूट की आवाज़ लग रही थी उसे, वो आवाज़ उसके कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। कोर्स मीन्स हार्ड म्यूजिक, इस तरह का जो हार्ड म्यूजिक होता है जो कानों को अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह की म्यूजिक को उसके पेरेंट्स ने मना किया हुआ था सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर। जो स्नेक चार्मर वो सपेरा बजा रहा था, इसीलिए बिना उसे सुने, हालांकि वो म्यूज़िक उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बिना ये देखे वो आगे बढ़ जाता है। सो बेटा ये था आपके वीडियो का फर्स्ट पार्ट, आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सो बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।